तो हेलो साथियों, एक बार फिर से आपका स्वागत है आपके अपने टीपीएल स्टडी चैनल पर। और मैं तरुण कुमार एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूं। आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे, अपने स्टडी को अच्छे से कर रहे होंगे। ठीक है, जैसा कि हम लोग पिछली क्लास में पढ़े थे और हमारा टॉपिक था, हम पिछली क्लास में पढ़ रहे थे क्या, हम पढ़ रहे थे हास्य रस को। हमने देखा था वहां पिछली क्लास में अपना हास्य रस देखा था, और हास्य रस में सिर्फ हमने हास्य रस का एक एग्जाम्पल किया था। और मैंने आपसे कहा था कि बाकी हम नेक्स्ट एग्जाम्पल इसका नेक्स्ट क्लास में करेंगे। तो आइएगा अब हम देखते हैं कि इसका नेक्स्ट एग्जाम्पल क्या है हास्य रस का। तो देखिएगा, नेक्स्ट एग्जाम्पल है हमारा हास्य रस। हास्य रस का स्थायी भाव मैंने आपने बता दिया था क्या होता है, हास होता है, वहां हंसना होता है। ठीक है, जैसे देखिएगा उदाहरण है नेक्स्ट, तंबूराले मंच पर बैठे प्रेम प्रताप, साज मिले 15 मिनट, घंटा भर आलाप, घंटा भर आलाप राग में मारा गोता, धीरे धीरे खिसक लिए थे सारे श्रोता। अब देखो, तंबूराले मंच पर बैठे प्रेम प्रताप, यानी कि क्या हुआ है, कोई एक व्यक्ति है, एक कवि है, कौन है, प्रेम प्रताप, जिनका नाम क्या है, प्रेम प्रताप है। और वो क्या है, अपना तंबूरा मंच पर बैठे हैं। ठीक है, साज मिले 15 मिनट। अभी क्या है कि उनको 15 मिनट का समय दिया गया है कि आइएगा, आपको 15 मिनट दिए जाते हैं, आप अपना विचार रखिएगा, आप कुछ सुनाइएगा, कुछ गाइएगा। ठीक है, घंटा भर आलाप। अब क्या है, उन्होंने जो उनको 15 मिनट का समय दिया गया था, तो उन्होंने घंटा भर आलाप करने में ही लगा दिया। और आलाप होता है, जो गायक होता है वो गाने से पहले जो आ की ध्वनि निकालता है वो क्या होता है, वो आलाप कहा जाता है उसको। तो उन्होंने मतलब क्या है, घंटा भर आलाप में ही निकाल दिया। घंटा भर आलाप राग में मारा गोता। अब जैसे ही उन्होंने अपना आलाप को समाप्त किया, अब वैसे ही क्या हुआ कि उन्होंने राग में गोता मारा। जैसे ही वो अपने आलाप को शांत करके एकदम गाने को रेडी हुए, गाने में गोता मारा, वैसे ही उन्होंने देखा कि जो सामने की महफिल थी वो धीरे धीरे सारी महफिल जा चुकी थी। तो आई होप आपको ये चीज सुन के थोड़ा सा हंसी आई होगी। ठीक है, तो यही क्या था, हास्य रस का नेक्स्ट एग्जाम्पल था। देखिएगा, ये बहुत ज्यादा मोस्ट है, ये एग्जाम्पल आता है, बहुत आता है। ठीक है, और आप लोग अच्छे से करते रहो, अच्छे से तैयारी करते रहो। मैं आपको उम्मीद दिलाता हूं, आपको हिंदी में मार मैं नहीं खाने दूंगा। जो भी लोग मुझसे जुड़े हैं, चाहे 20 लोग हैं, 50 है, 100 है, जितने भी लोग मुझसे जुड़े हैं, मैं हिंदी में मार नहीं खाने दूंगा। ठीक है, अगर आप लोग मुझसे कंटिन्यू जुड़े हैं या मैं आपसे कंटिन्यू जुड़ा रहा तो मैं आपको हिंदी में मार नहीं खाने दूंगा। आई होप आपको ये चीज समझ आई होगी। देखिएगा, फिर अब हम नेक्स्ट रस पढ़ेंगे। ठीक, चलिएगा अब हम देखते हैं रौद्र रस। रौद्र रस क्या होता है, रौद्र रस का जो स्थायी भाव होता है ना, वो होता है क्रोध। क्या होता है रौद्र रस का स्थायी भाव, क्रोध होता है। ठीक है, अब देखिएगा जो रौद्र रस की डेफिनेशन है, ठीक है, वो क्या होगी या परिभाषा है, वो क्या होगी, जब किसी काव्य में किसी व्यय, अपमान, कोमा प्रतिशोध के कारण जो हमें क्रोध आता है, हमारे दिल में जो गुस्सा आता है हमें, वो क्या होता है, वो सभी रौद्र रस कहलाता है। ठीक है, यानी कि जब किसी काव्य में किसी बैर, हमारी किसी से बैर, कोई दुश्मनी हो जाए, कोई हमारा अपमान कर दे, कोई हमारा प्रतिशोध कर दे, उसके कारण जो हमारे हृदय में क्या होता है, हमारे हृदय में जो क्रोध आता है वो हमारा क्या होता है, वह हमारा रौद्र रस होता है। तो आई होप आपको ये रौद्र रस समझ आया होगा, और मैं उम्मीद करता हूं आप रौद्र रस को अच्छे से समझ रहे होंगे। अब देखिएगा, आपको ये बहुत अच्छे से ही समझना है। वैसे देखो, जैसे अभी क्या हुआ कि रेलवे में इतना बड़ा स्कैम हुआ था, मुझे ये बात याद आ गई सोरी क्लास के बीच में, क्योंकि आज वो मैंने मतलब देख तो मैं काफी पहले से रहा था, सोशल मीडिया से जुड़ा था, लेकिन वो मुझे पता नहीं अभी याद आ गई है। देखो इन लोगों ने क्या, अब देखो, कभी हम छात्रों ने सोचा होगा कि हमारे पे पुलिस के डंडे पड़ेंगे या हमें एनटीपीसी के या रेलवे ग्रुप डी के लिए हमें इतना बड़ा कोई स्कीम करना पड़ेगा, क्या कभी हमने सोचा था? नहीं ना। हम तो सिर्फ उनसे गवर्नमेंट जॉब भी नहीं मांग रहे यार, हम तो कह रहे हैं कि आप हमें CBT 2 में बिठा दो, और CBT 2 में बिठा दो, चलो ठीक है, आप ओरिजिनल वाला रिजल्ट निकालो। आप क्यों इतना बड़ा धांधला कर रहे हो कि 4 लाख लोगों का आपने रिजल्ट रोक के रखा है? ठीक है, वो 4 लाख लोग आपसे नौकरी नहीं मांग रहे हैं, आप उन 4 लाख को नौकरी नहीं दोगे। आप तो 5 साल में एक नौकरी भी नहीं दे पाए यार, तुम 4 लाख को क्या नौकरी दे दोगे? ठीक है, और रेलवे ग्रुप डी में देखो क्या किया इन्होंने, 2 एग्जाम निकाल दिए। भाई अगर तुम डी ग्रुप में अगर 2 एग्जाम कंडक्ट कराओगे किसी भी अभ्यर्थी से, भाई तो एक बात बताओ, फिर आप क्लर्क में क्या 10 एग्जाम कंडक्ट करा के उसको क्लर्क बनाओगे? अब पता नहीं यार क्या सोचते हैं भाई,
यहाँ तो आपको झुकना ही पड़ेगा, प्रशासन को झुकना ही पड़ेगा भाई। यहाँ स्टूडेंट का मामला है और जहाँ स्टूडेंट खड़ा हो जाता है ना, वहां कुछ भी हो सकता है जहाँ स्टूडेंट खड़ा हो जाता है। और बहुत अच्छा किया जो स्टूडेंट ने, मतलब ठीक है, कहीं ना कहीं स्टूडेंट काफी गुस्से में थे, जो वोगी वगैरह में उन्होंने देखा कि आपने भी देखा होगा सोशल मीडिया पे कि वोगी वगैरह में उन लोगों ने काफी ज्यादा आगजनी कर दी थी, ठीक है। लेकिन वो ठीक है, वो एक बुरा डिसीजन था जिसका भी था, ठीक है। लेकिन मतलब गवर्नमेंट ने भी ठीक किया कि हाँ चलो, उन्होंने मतलब अपना उसको जो उन्होंने नोटिफिकेशन दी थी उसको वापस लिया, वो दोबारा से कमेटी बिठाएंगे। भाई मुझे अच्छे से याद है रेलवे ग्रुप डी और एनटीपीसी, मुझे वो डेट अच्छे से याद है, सन 2019 12 अप्रैल सन 2019 को लास्ट डेट थी फॉर्म फिलअप करने की, ग्रुप डी की और आरआरबी एनटीपीसी की। अब देखिएगा 2019 से 2022 आने वाला है, ठीक है। अभी क्या है, 4 साल हो गए हैं, 4 साल हो गए और 4 साल में वैकेंसी क्लियर नहीं है। अभी तो एक एग्जाम कंडक्ट हुआ है, वो भी एनटीपीसी का, और ग्रुप डी का तो पता नहीं, ग्रुप डी का तो इन्होंने बिल्कुल नाश ही कर दिया है, ठीक है, नाश ही कर दिया है, बिल्कुल नाश ही है यार, ठीक। अब पता नहीं कब एग्जाम कंडक्ट कराएंगे, कब क्या कराएंगे यार। हमारी भी हम भी स्टूडेंट हैं, बेशक मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, लेकिन स्टूडेंट तो मैं भी हूँ ना, पढ़ता तो मैं भी आज हूँ। मेरी फैमिली भी परेशान होगी ना कि यार बच्चा एग्जाम नहीं दे रहा है, नौकरी नहीं लग रही है, एग्जाम क्लियर हो रहा है तो वो वैकेंसी क्लियर नहीं है, पता नहीं यार सब कुछ क्या क्या चल रहा है, बस कुछ नहीं कह सकते हैं, ठीक है। तो देखिएगा, चलो हम अपनी बात पे आते हैं, छोड़िएगा, बाकी आप लोग मेहनत करते रहिएगा। अगर 70% देखिएगा, 70% डिपार्टमेंट ऐसे हैं जो बिल्कुल लेट कर रहे हैं, वो लेट करते हैं, लेकिन 30% डिपार्टमेंट ऐसे हैं आज भी जो अपना लेट नहीं होते हैं, वो बिल्कुल टाइम टू टाइम क्या करते हैं, अपना टाइम टू टाइम वैकेंसी को देते हैं। अब देखिएगा टाइम टू टाइम वो लोग वैकेंसी दे रहे हैं अपना, ठीक। अब क्या है, अभी देखो नेक्स्ट जो एग्जांपल है, इस बात को छोड़िएगा, बाकी हम लोग का काम है मेहनत करना, ठीक है। हम लोग वो अपनी साइड से पूरी करेंगे, हम अपनी साइड से अपना 100% देंगे, कंप्लीट एफर्ट देंगे, जितना हम लगा सकते हैं उतना लगाएंगे, बाकी आगे गवर्नमेंट है और किस्मत है। और आज सब कुछ पट्टे करके रख रखा है, देखो चलिएगा, छोड़ो इस बात को। देखो नेक्स्ट जो एग्जांपल है, नेक्स्ट क्या है, ये क्या है कि बहुत दिल टूटा एक आशिक है कोई, और वो इतना ज्यादा क्रोधित है अपनी प्रेमिका को लेके कि बहुत ज्यादा। वो क्या कहना चाह रहा है, सच तो लुट गया, झूठ अभी बाकी है, शबनम की जगह कफन बाकी है। क्या कहना चाह रहा है वो कह रहा है कि सच तो लुट गया, यानी कि जो प्रेमिका से मैंने अपनी प्रेमिका से जो मैंने सच्चा प्रेम किया था वो तो लुट गया, उसका झूठ अभी मेरे पे बाकी है। शबनम की जगह कफन बाकी है, शबनम तो चली गई, अब मैं रह गया कफन, ठीक है। आज आंखें हैरत में है, परेशान, और आज मेरी आंखें ये सारी चीजें सोच के इतना ज्यादा परेशान है, इंसान लापता है। मेरा शरीर यहाँ है लेकिन मैं अपनी बॉडी से लापता हूं, लेकिन क्या है फिर भी कफन अभी बाकी है। तो देखिएगा फिर से एक बार मैंने आपको, देखो ये क्या है, खड़ी बोली का है, खड़ी बोली हिंदी का है, इसलिए मैं आपको ज्यादा इसको डीपली नहीं बता सकता क्योंकि बिल्कुल साफ साफ लिख रखा है। अगर हाँ ये अवधि में होता या संस्कृत में होता तब मैं इसको खोल के आपको बताता, ठीक है। चलो एक बार फिर से देख लेते हैं क्योंकि मुझे इसको पढ़ने में बहुत ज्यादा मजा आता है, ठीक है। सच तो लुट गया, बाकी ये मत सोचना कि मेरे ऊपर ये चीजें इंप्लीमेंट हुई है, ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है, बस मुझे मजा आता है। सच तो लुट गया, झूठ अभी बाकी है, शबनम की जगह कफन बाकी है, आके हैरत में है परेशान, इंसान लापता है और कफन अभी बाकी है। तो आई होप आपको ये समझ आया होगा। अभी फिर से मिलेंगे नेक्स्ट एग्जांपल के साथ, ठीक है, आप देखिएगा इसको। चलो देखते हैं नेक्स्ट एग्जांपल। नेक्स्ट एग्जांपल क्या है, हरि ने भीषण हुंकार किया, अपना स्वरूप विस्तार किया, डगमग 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 दिग्गज डोले, भगवान कुपित होकर बोले, जंजीर बढ़ाकर साथ मुझे, हा हा दुर्योधन बांध मुझे, ठीक है। देखिएगा ये बात किस समय की है, जब महाभारत हमारी होने वाली थी, ठीक है, महाभारत होने ही जा रही थी, तो श्री कृष्ण वहां एक राजदूत बन के गए थे, एक दूत बन के गए थे वहां, और वो उन्हें समझा रहे थे, वो कह रहे थे कि आप एक काम कीजिएगा, आप अपना कुछ राज्य कौरवों को दे दो, कुछ मतलब कहा था कि कुछ राज्य कौरवों को दे दो, और कौरवों से कहा था कि आप कुछ राज्य पांडवों को दे दो, या आप अगर कुछ ना भी दे पाओ तो आप
5 जनपद या 5 राज्य अपने पांडवों को दे दो, कौरवों से कही ये बात, ठीक है। तब वहां क्या हुआ कि जो हमारे कौन थे, जो दुर्योधन थे, वो दुर्योधन ने श्री कृष्ण जी को उल्टा सीधा बोला और उन्हें क्या हुआ, बंदी बनाने की कोशिश की। अब इतना सुनकर श्री कृष्ण इतने ज्यादा क्रोधित हो उठे, क्योंकि वो उनका क्रोधित होना लाजमी था ना, क्योंकि वो तो उनको एक दूत बन के समझा रहे थे कि हम चाहते हैं कि ये पूरी महाभारत ना हो, ठीक है, लेकिन होने को कौन टाल सकता है। ठीक, देखो क्या था, हरि ने भीषण हुंकार भरी, हरि ने भीषण हुंकार किया, अपना स्वरूप विस्तार किया। हरि ने भीषण मतलब एक बहुत ज्यादा हाहाकार से हुंकार भरी और भरा और अपना स्वरूप को क्या किया, विस्तार किया। डगमग डगमग दिग्गज डोले, यहां देखो दिग्गज कहा गया है दिशाओं को, यानी कि जैसे ही श्री कृष्ण ने हुंकार भरी और अपने स्वरूप को विस्तार किया, वैसे ही डगमग डगमग दिग्गज डोले, वैसे ही 10 दिशाएं डोल उठी। भगवान कुपित, कुपित माने होता है क्रोध का पर्यायवाची, और भगवान गुस्से में होकर बोले, जंजीर बढ़ाकर साध मुझे, हा हा दुर्योधन बांध मुझे, कि हे दुर्योधन तू अपनी जंजीर बढ़ा और साध ले और मुझे बांध ले, मैं तेरे सामने खड़ा हूं। ऐसा किसने कहा, ऐसा श्री कृष्ण ने किससे कहा, दुर्योधन से कहा। नेक्स्ट जब ये बात हो गई, फिर श्री कृष्ण जी बोलते हैं, हित वचन नहीं तूने माना, मैत्री का मूल्य न पहचाना, कि मैं तो तुम्हारे हित के लिए आया था दूत बन के, लेकिन तुमने उसको नहीं माना, मैत्री और अपने मित्र के मूल्य को नहीं पहचाना। यो ले अब मैं भी जाता हूं, तो ले अब मैं भी जाता हूं, कि मैं भी अब यहां से जाता हूं और अपना अंतिम संकल्प सुनाता हूं। याचना नहीं अब व्रण होगा, अब कोई याचना नहीं होगी, अब कोई क्या नहीं होगी, अब कोई रिक्वेस्ट बाजी नहीं होगी, अब याचना नहीं अब रण होगा। युद्ध, रण किसका पर्यायवाची है, युद्ध का। याचना नहीं अब रण होगा, जीवन जया कि मरण होगा, या तो हम जिएंगे या तो मारेंगे या मर जाएंगे। ऐसा किसने कहा, श्री कृष्ण ने। अब इतना कहने के बाद में श्री कृष्ण फिर से कहाँ जाते हैं, वो अर्जुन को, या अर्जुन के पास जाते हैं और वहां से पूरी कथा को सुनाते हैं। और अर्जुन नहीं चाहते थे कि महाभारत हो, ठीक है, और ऐसा श्री कृष्ण भी नहीं चाहते थे कि महाभारत हो, लेकिन वो एक कारणवश हुआ, क्योंकि ये सब लीला रची गई थी परमपिता परमेश्वर के द्वारा, ठीक है। देखो फिर क्या था, श्री कृष्ण के सुन वचन। अब जब श्री कृष्ण ने सारी बात बताई अर्जुन से कि ये सारे कुछ घटनाएं सब कुछ हो चुका है, श्री कृष्ण के सुन वचन अर्जुन क्षोभ से जलने लगे। क्षोभ किसका पर्यायवाची होता है, प्रतिशोध का, बदले की भावना का, ठीक है। उन्होंने बदले की भावना अपने दिल में उजागर कर दी। सब शील अपना भूलकर, और जो भी वो कर रहे थे सब कुछ उन्होंने भूला दिया। कर तल युगल मलने लगे। कर माने होता है हाथ और तल माने होता है हथेली, यानी कि हाथ की हथेली को लेटे हुए और वो मलने लगे। संसार देखे अब हमारे शत्रु रण में मृत पड़े। संसार देखे अब हमारे शत्रु रण में मृत पड़े, ऐसा किसने कहा, अर्जुन ने कहा। और करते हुए यह घोषणा बे हुए उठ खड़े, और अर्जुन ऐसी घोषणा करते हुए और उठ के खड़े हो गए हैं। तो आई होप आपको देखेगा इनमें सभी में क्या है, क्रोध है, क्रोध उत्पन्न हो रहा है। तो आई होप आपको ये समझ आया होगा। और ये भी किसमें था आपका, ये भी खड़ी बोली में था, ये अवधि में नहीं था, ये संस्कृत में नहीं था, ठीक है। ये वैसे ही आपको बिल्कुल साफ साफ समझ आ रहा होगा। आई होप मैंने आप मुझसे जितना अच्छे से समझा सकता था मैंने आपको समझाया, तो आपको ये चीज समझ आई होगी। अभी हम देखते हैं क्या, नेक्स्ट एग्जाम नेक्स्ट रस को पढ़ेंगे, ठीक है। और नेक्स्ट रस क्या होगा हमारा, वो हम अभी देखेंगे। चलिएगा, अब हम देखते हैं अपना नेक्स्ट रस, और नेक्स्ट रस है हमारा भयानक रस, ठीक है। कौन सा, भयानक, डरावना, ठीक है, भयानक रस, ठीक। तो जो हमारा भयानक रस है, देखिएगा भयानक रस का स्थायी भाव होता है डर या भय। और भयानक रस की जो डेफिनेशन है वो क्या है, जब किसी काव्य में किसी भयावह स्थिति का वर्णन किया जाए। क्या बोला मैं, जब किसी काव्य में किसी भयावह स्थिति का वर्णन किया जाए
अथवा प्रकृति के प्रलय रूप का, किसके, प्रकृति के प्रलय रूप का वर्णन किया जाए। प्रलय रूप यानी कि प्रकृति का बहुत प्रलय रूप, जैसे उत्तराखंड में पीछे बहुत ज्यादा क्या हुआ था, प्रलय आई थी, बाढ़ आया था, इतना पानी पानी था शायद बहुत ज्यादा, ठीक है। तो वो सब क्या था, प्रलय रूप था। वहां क्या था, भयानक स्थिति थी। तो वहां कौन सा रस हो रहा होगा, भयानक रस हो रहा होगा, ठीक है। तो वहां अगर यही सब कुछ होता है तो वहां क्या होता है हमारा, वहां भयानक रस होता है, ठीक है। वहां क्या होता है, भयानक रस होता है हमारा। और देखिएगा नेक्स्ट, अब हम पढ़ेंगे एग्जाम्पल। एग्जाम्पल क्या है, उधर गरजती या गुजरती, सॉरी गजरती ही है ये। एक मिनट मैं देख लेता हूं अपना, मैं एक बार, मैं आपको गलत नहीं कराऊंगा, ठीक है। उधर गजरती सिंधु लहरिया, कुटिल काल के जालों सी, चली आ रही फैन उगलती फन फैलाए ब्यालों सी, ठीक है। एक बार नेक्स्ट से फिर से देखिएगा, क्या बोला मैं, उधर गजरती सिंधु लहरिया, कुट काल के जालों सी, चली आ रही फैन उगलती फन फैलाए ब्यालों सी। देखो, उधर गजरती सिंधु लहरिया, सिंधु लहरिया मतलब जो समुद्र की लहरें हैं वो उधर से इस तरह से चली आ रही हैं, जिस तरह से कुटिल क्या होता है, चालाक का पर्यायवाची, और काल होता है यमराज का पर्यायवाची। जिस प्रकार से चालाक यमराज अपना जाल को फेंकता है, कौन, जिस प्रकार चालाक यमराज अपने जाल को फेंकता है, इस प्रकार उधर से क्या आ रही है, चली हुई, उधर से लहरें आ रही हैं, ठीक है। चली आ रही फैन उगलती, फैन बोलते हैं झाग को। आपने देखा होगा कि जैसे बहुत सारा जल हो जाता है तो वहां अगर वो आपस में टकराता है तो वहां क्या होता है, झाग उत्पन्न होते हैं। तो चली आ रही फैन उगलती आ रही है, उधर से जो लहरें आ रही हैं वो फैन उगलती हुई आ रही हैं, ठीक है। क्या, वो फैन उगलती आ रही है, वो झाग उत्पन्न करती हुई आ रही है। फन फैलाए ब्यालों सी, ब्याल होता है शाम का पर्यायवाची, और इस तरह से उसका, और उस तरह से उसका लहर का जो फन है वो उस तरह से फैला है जिस तरह से एक अजगर सांप का फन फैला होता है। तो आई होप आपको ये एग्जांपल समझ आया होगा। नेक्स्ट देखिएगा, तो यानी कि क्या है यहाँ, और जब ऐसी भयावह स्थिति आपके सामने हो तो क्या आप खुश होंगे, नहीं ना, आपको क्या होगा, बहुत ज्यादा दुखी होंगे आप भी, ठीक है। फिर नेक्स्ट देखिएगा, नेक्स्ट है, एक और अजगर ही लखी, एक और मृग राय। देखो, मृग राय किसका पर्यायवाची होता है, शेर का पर्यायवाची, और अजगर ही लखी, अजगर क्या होता है, सांप का पर्यायवाची। यानी कि क्या है, कोई एक देखो, एक बार फिर से रीड करते हैं, एक और अजगर ही लखी, एक और मृग राय, बिकल बटोही बीच ही परयो मूर्छा खाए, सॉरी। तो एक और अजगर ही लखी, यानी कि क्या है, कोई एक राहगीर है, अब वो कोई एक सुनसान रास्ते पे जा रहा है, ठीक है, ऐसे कल्पना कर रहे हैं हम, एक और अजगर ही लखी। अब क्या है, उसके एक और तो अजगर सांप है, ठीक है, और दूसरी साइड में भयानक मृगराय शेर, यानी कि दोनों क्या है, उसका शिकार करने वाले हैं, वो बीच में खड़ा है, ठीक है। फिर बिकल बटोही बीच ही, अब बिकल बटोही बीच ही, अब वो क्या है, बटोही होता है रास्ते का पर्यायवाची, अब वो बीच में ही उसी रास्ते में वो खड़ा हो जाता है, और वो दोनों साइड से ये भयावह स्थिति को देखकर, क्योंकि उसे लग जाता है ना, अब मेरी जान तो नहीं बचने वाली है, अब तो मेरा मरना तय है, क्योंकि एक साइड में अजगर सांप है और एक साइड में कौन है, एक साइड में जंगल का राजा शेर है, ठीक है। तो अब तो मैं बच नहीं पाऊंगा, ठीक है। तो ऐसा क्या होता है कि बटोही बीच ही परयो मूर्छा छाए, और वो क्या होता है, मूर्छा खा के गिर जाता है, ठीक है। तो यानी कि यहाँ क्या है, भयावह स्थिति है। देखो नेक्स्ट है, धसती धरा धधकती ज्वाला। क्या है, धसती धरा धधकती ज्वाला, ज्वालामुखियों के निश्वास और संकुचित क्रम उसके अवयवों का होता ठास। यानी कि क्या है, यहाँ देखो प्रकृति का वर्णन किया गया है, और प्रकृति का वर्णन किस प्रकार किया गया है, धसती धरा धधकती ज्वाला, यानी कि और ज्वालामुखियों के निश्वास, जिस तरह से जब ज्वालामुखी फटता है और उससे जो लावा निकलता है, और उससे जितना ऊपर को लावा निकलता है उतनी ही धरती
नीचे धड़कती जाती है। और जब भी कोई ऐसा देखेगा अपनी आंखों से, क्या वो जी पाएगा? वो भयानक स्थिति होती है। और यहाँ क्या है, प्रकृति का वर्णन किया जा रहा है, यहाँ प्रकृति का वर्णन किया जा रहा है। और मैंने आपको बताया भी था कि जहां प्रकृति का वर्णन होगा वहां भयानक रस होगा। तो आई होप आपको ये चीज समझ आई होगी। मैं उम्मीद करता हूं कि आपको समझ आया ही होगा। मुझसे जितना अच्छे से आपको एक्सप्लेनेशन किया जा सकता था, मैंने उतना अच्छे से एक्सप्लेनेशन किया। ठीक है, तो मिलेंगे फिर से हम नेक्स्ट क्लास में। आज की क्लास को हम लोग यहीं तक रखेंगे। ठीक है, आपको क्लास में जो भी कमी लगे आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताना, क्योंकि कोई भी अपने आप में प्रॉपर कंप्लीट 100% नहीं होता है, कुछ कमियां होती हैं। और मुझे मेरी कमियां मैं नहीं बताऊंगा, आप ही बताओगे, क्योंकि मेरी कमी, कोई भी व्यक्ति अपनी कमी को खुद नहीं बता सकता जब तक उसको सामने वाला ना बताए। तो अगर आपको कहीं भी कोई कमी लग रही है पढ़ाने में, तो आप मुझे जरूर बताइएगा, कमेंट बॉक्स में बताइएगा। ठीक है, और फिर हम मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। आप वीडियो को पूरा देखें, स्किप ना करें। ठीक है, तो वीडियो को शेयर करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर प्रेस करें, ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। ठीक है, तो फिर से मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए गुड बाय, थैंक यू, टेक केयर, लव यू ऑल, बाय बाय गाइस, कीप सपोर्ट यार। Oh,